जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आज हम पार्ट 2 में 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म के उदय के कारण थे? तो पहला है समकालीन शासकों द्वारा संरक्षण, वर्ण व्यवस्था की निंदा, समानता संबंधी सिद्धांत और प्राकृत भाषा को अपनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। अब फोर्थ क्या है? आप सभी जानते हैं कि प्राकृत भाषा को जैन धर्म ने अपनाया था और बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को अपनाया था। तो जैसे ही आपने फोर्थ को एलिमिनेट करते हैं तो इस हिसाब से बी, सी और डी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते हैं। बौद्ध धर्म के संबंध में क्या सही है? पहला, ईश्वर को मानते हैं। दूसरा, सृष्टि को स्वयं मानना। तीसरा, आत्मा को मानना। और चौथा, अष्टांगिक मार्ग की स्वीकृति। तो जैसे हम एलिमिनेट करें तो भाई अष्टांगिक मार्ग की स्वीकृति तो इनके यहाँ थी, है ना, तो ये तो सभी में आएगा। फिर ये सृष्टि को नासवान मानते थे तो ये भी सही है, लेकिन ये ईश्वर को नहीं मानते थे और न ही आत्मा को मानते थे। उस हिसाब से हम देखें तो इसमें एलिमिनेशन तो नहीं लग रहा, डायरेक्टली नहीं लग रहा, लेकिन इनडायरेक्टली तो हमें लग ही रहा है। तो ये हो जाएगा सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और ये बताइए कि उपरोक्त युग्मों में से कितने सही हैं। एक ओर है हड़प्पा स्थलों के नाम, दूसरी ओर है संबंधित राज्यों के नाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 ही युग्म सही हैं। जैसे कि सुरकोतदा कहाँ है? गुजरात में, ये सही हो गया। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, ये सही हो गया। धौलावीरा पंजाब में नहीं, ये कहाँ है? गुजरात में है, तो ये गलत हो जाता है। दाइमाबाद हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो ये गलत हो जाता है। तो ए और सी ही दोनों सही हैं। इस नेचर के क्वेश्चन की भी आप तैयारी करके रखिए, क्योंकि फैक्ट चीज़ें तो वही हैं, बस घुमा फिरा के वो किसी दूसरे पैटर्न में दे देगा। तो इसमें संख्या के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब हमें बताना है कि कितने सही हैं। ये नहीं पूछ रहा कि कौन कौन से सही हैं, ये पूछ रहा है कि उपरोक्त युग्मों में से कितने सही हैं, है ना। तो इस टाइप के नेचर की भी मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, कथन कारण वाले आपके फेवरेट क्वेश्चन आ गए, व्यापम के फेवरेट क्वेश्चन, है ना। चलिए, कथन है, अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया। तो क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है ना, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कारण कहता है क्योंकि कलिंग युद्ध का अशोक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि अशोक ने क्या किया, कलिंग के युद्ध के पश्चात ही भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय काफ़ी परिवर्तित हो चुका था, है ना। चलिए, अब ये सुमेलित कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप सभी से इजीली बनेगा। एक तरफ है बौद्ध संगीति, दूसरी तरफ है स्थल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए, ये ऑटोमेटिक अरेंज है, लेकिन एक गलत है। जैसे प्रथम संगीति कहाँ है? राजगीर में। द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। तृतीय संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कहाँ हुई? कश्मीर में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया। फिर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मौर्य शासन काल से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये ओर दी गई है अधिकारियों के नाम, दूसरी ओर दी गई है उनसे संबंधित विभाग, मतलब कौन कौन है। जैसे इसका सही आंसर है, हम ये देखते हैं आंसर सी, दैट मीन्स अकाराध्यक्ष का मतलब होता है खनन अधिकारी, मतलब खनन प्रमुख, है ना। फिर होता है सन्निधाता, सन्निधाता का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। फिर होता है सी अमात्य, अमात्य कौन सा? मंत्री था। और लक्षणाध्यक्ष क्या होता है? धातु की गुणवत्ता जांचने वाला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कथन है, अशोक ने लुम्बिनी गांव को पूर्णतया कर मुक्त कर दिया था। कारण है कि क्योंकि अशोक बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा रखता था। देखिए, अब लुम्बिनी गांव कहाँ है? बौद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो अशोक की इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि जब वह लुम्बिनी गांव गया था ना, तो वो क्या किया था? कर मुक्त नहीं किया था, पूर्णतया कर मुक्त नहीं किया था, कुछ कर की प्रतिशत को कम कर दिया था, है ना। इसलिए अशोक की हमेशा क्या की जाती है? आलोचना करते हैं, आलोचक आलोचना करते हैं। तो ये क्या है? पहला तो असत्य है, लेकिन हमें पता है कि अशोक बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा रखता था क्योंकि बौद्ध धर्म का पालन करता था, है ना। तो बी आंसर हो जाएगा। कथन असत्य है किंतु कारण सत्य है। ठीक है। अरे यार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन काल में निम्नलिखित में से सेना की शाखाएं कौन सी थी, है ना। अब जाहिर सी बात है, मौर्य शासन काल के बारे में मेगास्थनीज की इंडिका और चाणक्य जो का अर्थशास्त्र है, ये बहुत ही प्रमाणित सोर्स है और हर चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है और इनके अनुसार करके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, है ना। तो ये देखिए, इसमें सेनाओं की शाखाओं के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन सी सेना थी मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासनकाल में। तो पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा हाथी, चौथा रथ, पांचवा बैल, छठवां नौसेना, सातवां यातायात। अब देखिए, मान लीजिए कि हमें नहीं पता इसका आंसर, लेकिन थोड़ा सा हम लॉजिक तो लगा सकते हैं दोस्तों, है ना। अब लॉजिक हम ये लगाते हैं कि सब प्रकार के हमने नाम सुने हैं, ये बैल सेना का नाम हमने नहीं सुना है ना। तो हम इसे एलिमिनेट करते हैं तो हम सीधे आंसर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 5 है तो ए चला गया, इसमें भी 5 है तो ये भी चला गया, और उपरोक्त डी में तो उपरोक्त तो सभी है तो वो भी चला गया। तो हम सीधे आंसर में पहुंचते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 3 4 6 एंड 7। अब ये आपके लिए ना छोटा सा नोट्स बन गया है ना, क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी इसमें आ गई है, तो ये आपके लिए एक नोट्स का भी काम करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 सुमेलित कीजिए। एक तरफ उसके कुछ स्थलों के नाम दिए गए हैं जो अवसंरचनाएं बनती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वास्तुकला के नाम दिए गए हैं। दूसरी ओर उनका संबंध दिया गया है कि उनका विशेषता क्या है, वो किस लिए बने हुए थे। ठीक है, तो 9th का हो जाएगा सही आंसर, वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्तूप क्या था, तो बुद्ध के अवशेषों से संबंधित था। ठीक है, चैत्य क्या था, तो प्रार्थना कक्ष था, 4th हो गया। विहार क्या था, तो निवास स्थल था, ये हो गया। और बसदी क्या थे, तो जैन मठ को बसदी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, कौटिल्य के अनुसार मौर्य शासन में न्याय संहिता के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे स्रोत थे, मतलब किसको देखकर न्याय किया जाता था। एक तो पहला धर्म, दूसरा चरित्र रीति रिवाज, तीसरा राजसी आदेश, चौथा मेगास्थनीज की इंडिका, पांचवा व्यवहार समकालिक विधि संहिताएं। ये एज इट इज़ जो कौटिल्य ने बताया है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, ताकि आपको इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 2 3 और 5। अब जाहिर सी बात है कि भाई हम अपने क्षेत्रों में न्याय करेंगे तो मेगास्थनीज की इंडिका के हिसाब से थोड़ी ना करेंगे। मेगास्थनीज ने तो अपनी न्याय यात्रा के बारे में बताया है, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में बताया है, उसके हिसाब से न्याय थोड़ी ना किया जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से क्या हुआ, मेगास्थनीज की इंडिका से वो गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस गुप्त शासक के कार्यकाल में सुदर्शन झील मरम्मत कराई गई थी? ये सुदर्शन झील बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के कार्यकाल में इसकी मरम्मत कराई गई थी। ठीक है। अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? यूनानी, अरामाइक, खरोष्ठी या उपरोक्त सभी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी में ही अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन काल में विषय क्या था? है ना, तो विषय क्या था गुप्त शासन काल में? ये था हमारा जिला, जिला को विषय कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उपरोक्त राजवंशों के भारत आगमन के सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि वो किन किन कैसे कैसे काल में आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, यूनानी आए, सेकंड में क्या होगा, फिर शक आए, फिर कौन से आए, पार्थियन आए, फिर उसके बाद कुषाण आए। तो इस हिसाब से इसका क्रम हमने देख लिया। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, विनय पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। बी, सुत्त पिटक में नियम संहिता है। सी, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्याएं हैं। या डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्याएं हैं। विनय पिटक में क्या है, नियम संहिता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए, कथन है गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया बौद्ध धर्म की तुलना में। कारण है गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया, मतलब जो राजाओं का आश्रय मिलना समाप्त हो गया। तो 16 का सही आंसर है, पहले तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म अधिक प्रभावी हुआ था। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पश्चात ही आपने देखा होगा मंदिरों का निर्माण चालू हुआ, है ना। तो ये बौद्ध धर्म की तुलना में बिल्कुल सही है। दूसरा है, कारण है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया था। बिल्कुल सही है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म को, गुप्तकालीन जो गुप्त शासक थे वह वैष्णव धर्म को अधिक प्रभावी मानते थे, उसको राजाश्रय देते थे। तो इसलिए बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हुआ। तो बिल्कुल सही है कथन और कारण, और दोनों सत्य है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक के वृहत शिलालेख प्राप्त हुए थे? ए, गिरनार से, बी, सोपारा से, सी, कलसी से, या डी, सभी तीनों जगहों से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों जगहों से ही वृहत शिलालेख प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के शासकों को उनके शासन के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2, 4 एंड थर्ड। यानी कि 1 सबसे पहले आएगा समुद्रगुप्त, फिर द्वितीय में आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद आएगा कुमारगुप्त प्रथम, फिर आ जाएगा स्कंदगुप्त, ये है सबसे लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक ओर अभिलेख दिए गए हैं, दूसरी ओर संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं कि कौन से व्यक्तियों का संबंध उन अभिलेखों से है। चारों के चारों अभिलेख बहुत ही फेमस अभिलेख हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, हम तो पढ़ते ही हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से, और ऐहोल प्रशस्ति का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। कथन है, उसके जस्ट नीचे में कारण है। कथन कहता है समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। कारण है समुद्रगुप्त शांति और अनाक्रमण की नीति अपनाता था। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया, ये तो बिल्कुल सही है, मतलब कथन तो सही है। अब भाई समुद्रगुप्त शांति और अनाक्रमण की नीति अपनाएगा तो कैसे वह साम्राज्य का विस्तार किएगा? उस समय ऐसा कोई लोकतंत्र या किसी प्रकार की आदर्शवादी सोच तो अपनाते नहीं थे। पहले तो क्या चलता, जंगल राज चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उस हिसाब से क्या होगा, कारण बिल्कुल गलत है ना। वह तो युद्ध की नीति अपनाता था। तो इस हिसाब से हम देखें तो दोनों, एक तो गलत हो गया तो ये सही नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो दोनों सही नहीं हो सकते। उस हिसाब से पहला सही है और कारण गलत है, तो ऑप्शन डी कथन सही है, कारण बिल्कुल गलत है। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन एक, चीनी यात्री फाहियान समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा कथन है गुप्त राजाओं द्वारा जारी की गई रजत मुद्राएं दिनार कही गई। तीसरा कथन है चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार 9 रत्नों से अलंकृत था। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल तीसरा ही सही है, क्योंकि चीनी यात्री जो फाहियान था ना, वो समुद्रगुप्त नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये गलत हो गया। गुप्त राजाओं द्वारा जारी की गई रजत मुद्राएं नहीं, स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे, तो ये भी गलत हो गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार 9 रत्नों से अलंकृत था, यानी कि ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके दरबार में कवि रवि कीर्ति था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का सी, यानी पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कौन था? रवि कीर्ति उसके दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रशासन के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट, धम्म के प्रचार हेतु धम्म महामात अधिकारी होते थे। सेकंड, अशोक ने न्याय कार्य हेतु राजकों की नियुक्ति की। थर्ड, अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष की नीति अपनाई थी। तो तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सही हैं। धम्म के प्रचार हेतु जो अधिकारी होते थे उनको धम्म महामात कहते थे, बिल्कुल सही है। अशोक ने न्याय कार्य हेतु राजुक जो थे, राजुक वो क्या थे? न्याय अधिकारी थे, न्याय कार्य का कार्य करते थे। अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई। भेरी घोष का मतलब क्या होता है? जो नगाड़ा हम बजाते हैं ना, उसको बोलते हैं भेरी घोष। उस समय बड़े बड़े नगाड़े हुए रहते थे, उस एक हिसाब से वो क्या था, मतलब युद्ध की घोषणा के लिए एक चिन्ह, समझिए कि एक प्रकार का सिंबल था, वो युद्ध का सिंबल हुआ करता था, है ना। तो इसलिए भेरी घोष उसी को कहा जाता है। तो भेरी घोष के बदले धम्म घोष की नीति अपनाई, इसने शांति की नीति अपनाई उस हिसाब से, है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास में ताम्रलिप्ति भारत के किस भाग में स्थित था? तो ताम्रलिप्ति क्या था? एक हिसाब से ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका लोकेशन पूछ लिया जाएगा। तो ताम्रलिप्ति क्या था? एक हिसाब से उस समय का बंदरगाह था। तो ये कौन सा था? बंगाल में स्थित था और उसको ताम्रलिप्ति कहा जाता था। यह पूर्वी भाग हो गया उस हिसाब से, है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, प्राचीन भारतीय इतिहास में भड़ौच, सोपारा, एरिकमेडू और ताम्रलिप्ति क्यों प्रसिद्ध थे? अब मैंने अभी जिसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपको बता दिया, ताम्रलिप्ति और ये सभी क्या है, भड़ौच, सोपारा, एरिकमेडू, ये सभी क्या हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के फेमस बंदरगाह हैं, है ना। तो इनके नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि भाई व्यापम जिस हिसाब से मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऐसे कभी भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ये इसको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हमने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के। वैसे ही हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 50 क्वेश्चन करेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास के 50 क्वेश्चन करेंगे।
आर्ट एंड कल्चर के और साहित्य के हम 50 क्वेश्चन के, इस हिसाब से पूरे कंप्लीट इतिहास के आपके 200 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जो कि नए जो आपके नेचर के क्वेश्चन व्यापम पूछ रहे हैं उस हिसाब से हमने इसको बनाने की कोशिश की है और उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, रिवीजन करते रहिएगा।